सैलरी पार्ट 3 रिटायरमेंट बेनिफिट्स। सबसे पहला रिटायरमेंट बेनिफिट हम कंसीडर कर रहे हैं पेंशन। पेंशन का मेजर स्किल नंबर 1, आप ध्यान से देखें क्वेश्चन में एम्प्लॉय रिटायर कब हुआ था, डेट ऑफ रिटायरमेंट का ब्लॉक बनाएं, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन ग्रॉस सैलरी कंप्यूट करने के लिए बोलता है। अगर एम्प्लॉय साल के मिडिल में रिटायर हो रहा है तो रिटायरमेंट के बाद ही उसे पेंशन मिलेगी, अदरवाइज उसकी नॉर्मल बेसिक सैलरी मिलेगी। तो जब भी क्वेश्चन में देखें केयरफुली चेक जरूर कर लें कि एम्प्लॉय रिटायर किस डेट को हुआ। रिटायरमेंट से पहले बेसिक, रिटायरमेंट के बाद पेंशन। नंबर 2 स्किल, जब रिटायर हो चुका है पेंशन मिल रही है तो उसमें फर्स्ट थिंग आप क्या कंप्यूट करेंगे, अनकम्यूटेड पेंशन। क्योंकि अनकम्यूटेड पेंशन किसके लिए टैक्सेबल है, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट या दोनों के लिए टैक्सेबल है। इट इज फुल्ली टैक्सेबल फॉर बोथ द एम्प्लॉयज। इसीलिए क्वेश्चन में पहले आप अनकम्यूटेड पेंशन अपनी कंप्यूट कर लें। आप अनकम्यूटेड पेंशन में ध्यान से चेक करना पड़ेगा कि कितनी परसेंट पेंशन कब कम्यूट करवाई है। एम्प्लॉय रिटायर जिस डेट को हुआ, हो सकता है लिखा हो कम्यूटेशन उसी डेट को करवा ली हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि कम्यूटेशन कुछ दिन बाद करवाई हो। फिर उसके बाद जब कम्यूट करवाई तो ये देखें कि कितनी परसेंट पेंशन कम्यूट करवाई। क्वेश्चन कहेगा कि आपने 80% पेंशन कम्यूट करवा ली तो उस डेट के बाद से उतना परसेंट पेंशन मिलनी आपको बंद हो जाएगी, इट विल स्टॉप। फिर नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे कम्यूटेड पेंशन कितनी मिली। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कम्यूटेड जो लमसम है फुली एग्जेम, और जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके लिए आप ये चेक कीजिए कि आप अगर 100% पेंशन कम्यूट करवा लेते तो कितना मिलता। स्टेप 1। स्टेप 2, ये देखें कि साथ में एम्प्लॉयर ने ग्रेच्युटी भी दी या नहीं दी। अगर ग्रेच्युटी नहीं दी तो ऊपर वाले स्टेप का हाफ 50% आप क्या करेंगे, एग्जेम कर देंगे। और अगर ग्रेच्युटी भी मिल रही है तो ऊपर वाले स्टेप का 1/3 एग्जेम करेंगे। एंड देन लास्ट स्टेप विल बी एक्चुअल कितनी कम्यूटेड मिली थी लेस एग्जेम्ड बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल। जब पेंशन का टोटल अमाउंट ऐड करेंगे तो याद रखें ऊपर जो अनकम्यूटेड निकली थी और साथ में ये टैक्सेबल कम्यूटेड, दोनों का एग्रीगेट। ओके, नेक्स्ट ग्रेच्युटी। क्वेश्चन में हो सकता है एम्प्लॉय गिवन ना हो गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट है, तो क्या एज्यूम करोगे? शाबाश, गवर्नमेंट एज्यूम कर लेना, खाता बंद एकदम। यहां पर एग्जामिनर कितना खुश होगा, अटेंड देगा कि वाह बेटा वाह, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। 8 नंबर का क्वेश्चन फुल्ली एग्जेम्प्ट 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 एग्जेम्प्ट। नंबर में भी क्या लिखेगा, एग्जेम्प्ट। क्वेश्चन में नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में चेक कीजिए, सबसे पहले सर्च करेंगे कि एम्प्लॉय ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड अप है या नहीं। अगर गिवन नहीं होगा तो हम अजम्पशन लिखेंगे दैट ही इज नॉट कवर्ड। हमारा स्मार्ट टूल है कि इस सिचुएशन में हम पहले 3 लिमिट लिख लेंगे। नंबर 1 एक्चुअली रिसीव, क्वेश्चन में सर्च करें, करना शुरू करना। क्वेश्चन जब हम कोई काम करना शुरू करते हैं तो बात अपने आप आगे बढ़ जाती है, सिर्फ एक कदम बढ़ाने की देर है। हर जगह पर वहां नहीं रुका करो, वहां आगे बढ़ना है। क्वेश्चन देखा ग्रेच्युटी है, फर्स्ट पॉइंट वहीं लिख दो, अमाउंट रिसीव। सेकंड पॉइंट लिमिट 10 लाख, लेकिन उसमें ध्यान रखें कि अगर प्रीवियस एम्प्लॉयर से कुछ एग्जेम्प्ट हो गई थी तो उतना अमाउंट लेस। थर्ड, सैलरी जो भी थी उसको नोट डाल के छोड़ देंगे हम, डिवाइडेड बाय 30 या फिर 26, मल्टीप्लाइड बाय 15, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अगर कवर्ड अप है
तो 6 मंथ से ज्यादा अगर हुआ तो उसको 1 साल, और अगर कवर्ड अप नहीं है तो 11 मंथ्स भी होगा, 11 मंथ्स 29 डेज भी होगा, स्टिल इग्नोर। फिर बात आएगी सैलरी के बारे में। अगर एम्प्लॉय कवर्ड अप है तो जब रिटायर हुआ उस टाइम की बेसिक प्लस डीए, कौन सा डीए देखेंगे हम, जो अंडर टर्म्स है या सारे सारे, जितने भी कमीशन हम नहीं देखेंगे। और अगर एम्प्लॉय कवर्ड अप नहीं है तो हमारा नोट 1 पहला स्टेप बनेगा हमारा, हम ये देखेंगे किस मंथ में रिटायर हुआ, उस मंथ को पूरा छोड़ दीजिए, उसके पिछले 10 मंथ्स लिख लेना बहुत ध्यान से कि पिछले 10 मंथ्स कौन से हैं। उन पिछले 10 मंथ्स में उसकी बेसिक प्लस डीए अंडर टर्म्स प्लस कमीशन टर्नओवर, उसको टोटल कर लीजिए। उस पिछले 10 मंथ्स के अंदर, रिटायरमेंट के पिछले 10 मंथ्स, उन 10 मंथ्स की सैलरी टोटल की डिवाइड बाय 10, ये हमारी मंथली सैलरी आ गई। अगला कॉन्सेप्ट इससे जुड़ा हुआ लीव सैलरी। अगर एम्प्लॉय को लीव सैलरी मिल रही है तो जो हमने पिछले ग्रेचुटी में पढ़ा वही सैलरी कॉपी होती है, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस आता है कि ग्रेचुटी में पूरा महीना छोड़ दिया जाता है, जबकि लीव सैलरी में प्रीसीडिंग डे, बात कर लेंगे बाद में। अब लीव सैलरी और एम्प्लॉय कवर्ड अप नहीं है, सेम मीनिंग सैलरी का, बेसिक प्लस डी अंडर टर्म्स प्लस कमीशन टर्नओवर, रिटायरमेंट के पहले 10 महीने उनका टोटल डिवाइड बाय 10, ये सैलरी पर काम होगा। आइए लीव सैलरी स्टार्ट करते हैं। लीव सैलरी में सबसे पहला अमाउंट कितना मिला, नंबर 2, गवर्नमेंट मैक्सिमम कितना एग्जेम्प्ट करेगी, 3 लाख, माइनस अगर पहले एग्जेम्प्ट हो गया है लेस कर दीजिएगा। थर्ड, उसके बाद आपको ये देखना जो सैलरी निकाली थी मंथली थी वो डिवाइडेड बाय 30, ये क्या आ गया, पर डे सैलरी, मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी डेज, 300 डेज। ये इतना अमाउंट सरकार कहती है, इतनी हम मैक्सिमम एग्जेम्पशन देना चाहते हैं, बस करेक्ट पॉइंट यहां तक। फोर्थ लिमिट में स्टेप 1 लीव टेकन निकालनी, गिवन है लिख लो, गिवन नहीं है तो कैलकुलेट। अभी इनकम टैक्स लिमिट मत लगाना, अभी लीव टेकन निकालनी है। अगर क्वेश्चन में गिवन है एंटाइटलमेंट एंड एक्यूमुलेटेड, तो एंटाइटलमेंट अलाउड, एक्यूमुलेटेड यानी कि नॉट टेकन, बच गया हमारे सामने टेकन। स्टेप 1 लीव्स टेकन। अगर डाटा पूरी जॉब का है तो स्टार्टिंग से पूरी जॉब का कन्वर्ट करके चलो, मंथली दे रखा है 30 डेज में कन्वर्ट करके चलो, साथ साथ सभी क्वेश्चन में एक ही तरीका रखो कि डेज लेने हमें पूरी जॉब के यहां पर साथ साथ। स्टेप 2, अब ये देखना है इनकम टैक्स 1 साल में 30 अलाउ करता है, मल्टीप्लाइड बाय जितनी जॉब की थी और आपने कितनी एक्चुअली अलाउ की थी, एक्चुअली अलाउड विच एवर इज लेस, ये हमारी इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली अलाउड आ जाएंगी। स्टेप 3 हमारे पास बैलेंस जितनी भी लीव्स थी उतना अमाउंट आ जाएगा, दैट शैल बी बैलेंस लीव्स। फिर इसके बाद हमारी जो लीव्स आ जाएंगी उसको हम रुपीज में कन्वर्ट कर लेंगे, रुपीज में कन्वर्ट कर लिया हमने उसके बाद, एंड देन जो बैलेंस अमाउंट बच गया वो हमारी एग्जेम्पशन है। लीव हमारी लीव सैलरी मिली कितनी थी, माइनस एग्जेम, बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल आ गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वीआरएस। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में नंबर 1 अमाउंट कितना मिला, कंसंट्रेट करो, कंसंट्रेट, वीआरएस मिला कितना वो देखना। नंबर 2, सरकार की तरफ से मैक्सिमम कितना एग्जेम्प्ट है वहां पर, 5 लाख। थर्ड लिमिट ये है कि आपकी कितनी जॉब बची थी कितने मंथ्स की वो, या कितने साल आपने काम किया, हर 1 साल काम करने के लिए 3 मंथ सैलरी, विच एवर इज लेस, उतने मंथ्स की आपकी सैलरी। सैलरी का मीनिंग सेम, जो रिटायरमेंट के टाइम पर है वो सैलरी, जो भी सबसे कम आएगा उतना अमाउंट हम आपका एग्जाम कर देंगे। लाइफ में सिर्फ एक बार मिलती है नॉर्मली वीआरएस। नेक्स्ट, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, लॉकआउट हो जाता है, एम्प्लॉय को हटा दिया जाता है, तो बात चल रही है अमाउंट रिसीव। सरकार की तरफ से लिमिट कितनी फिक्स है वहां पर, बोलो कितनी फिक्स है, 5 लाख।
और तीसरा अमाउंट सेम अगर एम्प्लॉय ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड अप था। हालांकि सैलरी का मीनिंग थोड़ा बदल जाता है। यहां पर सैलरी में सब चीजें देखकर चलते हैं, सिर्फ दो चीजें छोड़कर, बोनस और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। और जब एवरेज करते हैं तो पिछले 3 महीने का एवरेज करते हैं बजाय पिछले 10 महीने का एवरेज करने के। दो छोटे छोटे डिफरेंस है यहां पर। नेक्स्ट, प्रोविडेंट फंड। लास्ट, प्रोविडेंट फंड में क्वेश्चन में सिर्फ पीएफ लिखा हो तो आप अपने आप मानेंगे कि वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है। प्रोविडेंट फंड में सबसे जरूरी अजम्पशन, क्वेश्चन सुनो ध्यान से, सुनो। बेसिक सैलरी 10,000, नीचे लिखा हुआ है कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ 2,000, बस इतना लिखा हुआ है। इसकी बहुत इंप्लीकेशन है। बेसिक सैलरी 10,000, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ 2,000, बस। तो बेसिक सैलरी क्या मानकर चले, 8,000 उसे मिले होंगे, यस। 10,000 में से 2,000 कट गए होंगे और 8,000 से मिले होंगे। तो टोटल सैलरी कितनी थी उसकी वहां पर, 10,000। 10,000 टोटल सैलरी, अगर कुछ भी ना लिखा हो तो टोटल 10,000 थी। आपके 2,000 वहां जमा हो गए, 8,000 आपको मिल गए, टोटल 10,000। कीप इट इन माइंड। अब ये जो 2,000 है इसकी 80C में रिडक्शन लेनी याद रखिएगा, वहीं लिख देना है 80C आपको। यहां पर टोटल सैलरी पर हम टैक्स लगाएंगे। सैलरी में 10,000 जाएंगे, 80C में बाद में 2,000 लेस हो जाएंगे, बात अलग है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव माइनस कितना एग्जाम, 12% ऑफ सैलरी। इंटरेस्ट रिसीव माइनस एग्जाम कितना, 9.5, अब तो इतना एग्जाम हो गया। जब मिलेगा रिटायरमेंट पर एग्जाम हो जाएगा। 3 में से कोई एक शर्त आपको पूरी करके चलनी, करेक्ट। नेक्स्ट, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, यूआरपीएफ जो है उसमें बेसिक सैलरी तो टैक्सेबल है, लेकिन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट, ये सब तभी टैक्सेबल होंगे जब रिटायरमेंट के टाइम पर उसे एक्चुअली पैसा मिलेगा। याद रखिएगा, एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉई को रिडक्शन नहीं मिलती है, और ना ही एम्प्लॉयर को पीजीबीपी हेड में अपने कंट्रीब्यूशन रिडक्शन मिलती है। अनरिकॉग्नाइज में ना तो एम्प्लॉय को बेनिफिट है ना एम्प्लॉयर को बेनिफिट है, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। एसपीएफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, ओके। नेक्स्ट, लास्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, जब हम अलाउंस, पर्क्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स सब ऐड कर लेंगे, उसके बाद 2 डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 फ्रॉम ग्रॉस सैलरी अलाउ करेंगे। एंटरटेनमेंट अलाउंस किसकी ग्रॉस सैलरी में ऐड करेंगे यहां पर आप, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की ग्रॉस सैलरी में या नॉन गवर्नमेंट की, या दोनों की, ऐड दोनों की ग्रॉस सैलरी में होगा। लेकिन डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलेगी, ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अमाउंट रिसीव 20% ऑफ सैलरी, सिर्फ बेसिक का करते हैं, और 5,000। लास्ट डिडक्शन इज प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स जितना एक्चुअली पे करोगे उतने की रिडक्शन मिलेगी। किस ईयर से रिलेटेड है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, जब पे करोगे तब हम रिडक्शन देकर चलेंगे, ओनली देन रिडक्शन शैल बी अलाउड। नाउ द पॉइंट इज, इन दिस सिचुएशन अगर एम्प्लॉयर ने आपको दे दिया पहले, तब उस सिचुएशन में आपकी ग्रॉस सैलरी में ऐड कर देंगे, एंड देन रिडक्शन शैल बी अलाउड। क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको ध्यान से चेक करना है कितना अमाउंट आपने पे किया, एम्प्लॉयर ने कितना नहीं किया, वो आपकी एजम्पशन का स्कोप है। दोस्तों एक बात अच्छे से याद रख लेना कि आप जब एग्जामिनेशन टाइम पे कहते हो कि बहुत एंजाइटी है, बहुत स्ट्रेस है दिमाग पर, वो स्ट्रेस दूर करने का तरीका आज है, अब है। जब इन दिनों में प्रैक्टिस कर रहे होते हो आप लोग, आप अच्छे से जानते हो कि स्ट्रेस इसलिए बिल्डअप होता है कि उस टाइम में जब हम कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं, मन से सोचना आप, अगर आपने टॉपिक पहले पढ़ रखे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, कभी स्ट्रेस बिल्डअप नहीं होता। लेकिन आपको नया टॉपिक आ गया जो नहीं आ रहा था आपको एग्जाम में रिवीजन से पहले, वहां ट्रिगर होता है, वहां पर हो। इसीलिए बहुत जरूरी है
एक बार सारे टॉपिक्स की क्लैरिटी गेन कर लो, उसके बाद चाहे जैसे भी हो, लेकिन एग्जामिनेशन से पहले 1 महीना पहले कम से कम आपको सारी चीजें बंद कर देनी है कि मुझे सारे टॉपिक्स की क्लैरिटी है, मैं कुछ नया नहीं पढ़ूंगा। याद रखना, एग्जाम में कुछ भी हो, कोई एंग्जाइटी नहीं होती है, कोई हाथ नहीं कांपते, मन से जाते हो आप। लेकिन अभी जब मन करे कि चल छोड़ यार पढ़ाई, तब उस टाइम में आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कि नहीं यार, उन दिनों में हालत खराब हो जाती है, एक एक दिन बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। स्टे वेरी फोकस फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से। ओके, चलो बस मैं जल्दी आ जाओ फटाफट।